हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह आईसीएल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था आपको, जिसमें हमने 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और इसमें ऐड कर दिया है जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन डाले हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए हम अच्छे से कर लेंगे और एक हमारा सही से रिवीजन भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1945 के बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उसके बाद 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई, जो संसार में क्या थी, दोनों ही उभरती हुई शक्तियां थी, जिसमें एक तरफ क्या था, अमेरिका, और दूसरी तरफ क्या था, सोवियत संघ। तो ये कौन कौन सी 2 महाशक्तियां थी जो उभरकर सामने आई थी शीत युद्ध के टाइम पर? ये थी दोनों अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसएसआर। अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों विश्व में उभरती हुई शक्तियां थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें 4 देश शामिल थे। ये सारे देश विकसित देश थे और बहुत ही शक्तिशाली देश थे उस टाइम जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसमें पहला था अमेरिका, जो बाद में एक महाशक्ति बनकर उभरा। दूसरा था सोवियत संघ और तीसरा ब्रिटेन और चौथा था फ्रांस। तो ये 4 देश क्या थे? ये चारों देश थे मित्र राष्ट्र, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध का क्या अर्थ है और शीत युद्ध शुरू होने के क्या कारण थे? तो बेटा, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत मीन्स क्या होता है? शीत मीन्स होता है ठंडा, और युद्ध मीन्स क्या होता है? युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट करते चलिए ताकि आपके पास नोट्स बन जाएं और आप भूलो ना, क्योंकि लिखने से क्या होता है, लिखने से वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो इसका शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब 2 गुटों या महाशक्तियों के बीच वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उसमें ऐसा युद्ध जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई रक्त रंजित युद्ध होता। ना तो कोई उसमें परमाणु शस्त्र प्रयोग किया गया है और ना ही उसमें कोई रक्त रंजित मतलब खून खराबा हुआ है। एक ऐसा युद्ध जिसमें ये दोनों चीजें नहीं हुई है, बल्कि शांतिपूर्ण रूप से एक तनाव जैसी सिर्फ स्थिति बनी होती है, तनावपूर्ण स्थिति बनी होती है, लेकिन युद्ध नहीं होता। तो इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। वास्तविक रूप से कोई भी खून खराबे वाला या रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ युद्ध के जैसी स्थिति बनी रही या युद्ध होने की एक संभावना बनी रही। इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी ही शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। यही दोनों महाशक्तियां थी जो शीत युद्ध के समय थी। आगे चलते हैं। आगे है, शीत युद्ध शुरू होने के क्या कारण थे? तो जो शीत युद्ध था वो क्यों शुरू हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्व में अपना वर्चस्व का मतलब होता है बेटा दबदबा, अपना दबदबा जमाना, अपनी धौंस जमाना। ठीक है, तो संसार पे दोनों ही शक्तियां क्या करना चाह रही थी?
संसार में अपना दबदबा कायम करना चाह रही थी, जिससे क्या हो रहा था, इन दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में क्या हो रहा था, एक कड़ा कंपटीशन हो रहा था, यानी दोनों में प्रतिद्वंदिता हो रही थी। तो ये क्या था, ये शीत युद्ध का कारण था, इसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, है ना। और इसका सेकंड पॉइंट था कि अपनी सैनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की होड़, अपनी सैनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की होड़, क्योंकि इनका मानना था अगर भविष्य में युद्ध होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपनी सेफ्टी रखेंगे, है ना। तो अपनी सैनिक सुरक्षा को बढ़ाएंगे ना, तो इससे वो क्या कर रहे थे, दोनों ही हथियारों को इकट्ठा करके रख रहे थे। तो ये दोनों कारण थे, मुख्य कारण थे ये शीत युद्ध के शुरू होने के। यानी एक तो संसार में यानी विश्व में अपना दबदबा कायम करने के लिए कंपटीशन, और दूसरा था अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों की होड़ लगाना। ये दोनों शीत युद्ध के कारण थे। चलिए, इतना आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन से राष्ट्र कर रहे थे? अभी हमने पढ़ा मित्र राष्ट्र, उसमें 4 देश शामिल थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके बाद ये थे धुरी राष्ट्र। ये जो देश थे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। तो इसमें 3 थे, जर्मनी, एक ये जर्मनी था, सॉरी ये जर्मनी, दूसरा ये जापान और तीसरा था इटली। जब विश्व युद्ध हुआ बेटा तो ये राष्ट्र हार गए और इनको जान माल की हानि हुई। इसके परिणाम काफी हानिकारक हुए थे युद्ध के। तो इसे जान का मतलब लोगों की जानें भी गई और माल का मतलब आर्थिक रूप से भी काफी मंदी आ गई, बहुत समस्याएं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? बेटा जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर अमेरिका ने क्या करा था, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या जर्मनी को ये दिखाने के लिए, जापान को ये दिखाने के लिए कि वह बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसने क्या किया, जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए। ये कौन कौन से शहर थे? तो एक तो था हिरोशिमा, और दूसरा था नागासाकी। ये 2 शहर थे जिसपे बम गिराया था। ये क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, इस पर टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, जिसका नाम था, जैसे एक कोड होता है ना, उसी तरह से इस बम का एक कोड था, कोड वर्ड था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी, कितनी थी, 15 किलो टन। और जो दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पर, वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन, और इसकी जो क्षमता थी वो थी 21 किलो टन। तो ये जो दोनों थे, दोनों इनकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, 15 और 21, और दोनों का नाम क्या था, लिटिल बॉय और फैट मैन। एक 6 अगस्त को गिराया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब और कहां हुई? नाटो की स्थापना कब और कहां हुई, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए बेटा, जो नाटो था वो एक संगठन था जिसका निर्माण अमेरिकी गठबंधन द्वारा किया गया था। तो नाटो की स्थापना, नाटो जो संगठन था, नाटो की स्थापना 1945 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और इसका पूरा नाम क्या है, NATO। एन से बना है बेटा नॉर्थ, ए से बना है अटलांटिक, और टी से बना है ट्रीटी, और ओ से बना है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका पूरा नाम है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये पश्चिमी गठबंधन में जितने भी देश शामिल थे उनके द्वारा बनाया गया था, जो कि जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और इस संगठन में 12 देश, करीब 12 देश शामिल थे, ये देश शामिल थे इसमें।
नाटो में? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आगे चलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि बेटा किसी भी काम को करने का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है, तो इसका भी कुछ उद्देश्य था कि ये संगठन क्यों बना था उस टाइम पर। इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल सभी देशों की आपस में सहयोग, यानी जो इस संगठन में शामिल है, इस नाटो संगठन में शामिल देश हैं, वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, शामिल होंगे। अगर यूरोपीय देशों से आक्रमण होता है तो वो इस आक्रमण को अपने ऊपर हमला मानेंगे। अगर एक देश पर होता है, कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर इस संगठन में मान लो 12 देश शामिल थे, तो अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो सभी देश उस हमले को अपने ऊपर मानेंगे और मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा संधि की स्थापना कब और कहाँ हुई? बेटा जैसे ये नाटो थी ना संधि, अमेरिका ने इसे स्टार्ट किया था, अमेरिका संगठन है, वैसे ही एक वार्सा संधि थी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? दोनों का कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन द्वारा बनाया गया था। कहने का मतलब है पूर्वी गठबंधन कौन सा था? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ ने इसे बनाया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में वार्सा संधि की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पूर्वी गठबंधन के द्वारा हुई थी। और पूर्वी गठबंधन का अनुयायी कौन था? ये था सोवियत संघ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल, नाटो में इसका उद्देश्य ये था बेटा, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अगर नाटो में जो शामिल देश हैं, अगर वो आक्रमण करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या करना? यूरोप में ये उसका मुकाबला करेंगे, इस संधि में शामिल देश। तो वार्सा संधि जो थी वो पूर्वी गठबंधन द्वारा शुरू की गई थी और नाटो जो था वो पश्चिमी गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन किन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित था? दोनों के बारे में बताना है। तो बेटा जो पश्चिमी गठबंधन था उसमें कौन शामिल था? उसमें अमेरिका शामिल था। और जो पूर्वी गठबंधन था उसमें कौन शामिल था? उसमें यूएसएसआर, सोवियत संघ शामिल था। तो दोनों किस अर्थव्यवस्था पर आधारित थे? बेटा जो अमेरिका था उसमें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, है ना। ये रहा अमेरिका जो था, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बेटा सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होंगी, सरकार उस पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन जो यूएसएसआर था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के दौरान नीचे लिखे गए देश किस गुट से जुड़े हुए थे? तो बेटा उस टाइम बहुत सारे देश थे और बहुत सारे गुट थे। तो एक गुट तो था साम्यवादी, दूसरा था पूंजीवादी और एक था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष बेटा वो थे, वो मैंने बताया था पहले, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपना तीसरा एक विकल्प चुन लिया था, है ना, जो नव स्वतंत्र देश थे। तो पोलैंड जो था बेटा वो सोवियत संघ में शामिल था, सोवियत संघ में था, मतलब कि साम्यवादी गुट में शामिल था। और जो जापान था वो अमेरिका में था, अमेरिका की तरफ था, पूंजीवादी गुट में शामिल था। ये रहा पूंजीवादी गुट में। फ्रांस वो भी अमेरिका में था, अमेरिका अर्थव्यवस्था में शामिल था, अमेरिका के गुट में था, पूंजीवादी गुट में शामिल था। जो नाइजीरिया था वो गुट निरपेक्ष में था, शामिल था। और जो श्रीलंका था वो भी गुट निरपेक्ष में था, क्योंकि जो ये गुट निरपेक्ष में जो शामिल थे, गुट निरपेक्षता की नीति जिन्होंने अपनाई थी बेटा, ये नव स्वतंत्र देश थे और ये तभी हाल ही में स्वतंत्र हुए थे। हमारा जो भारत था वो भी तो उस टाइम पर क्या था, गुलाम था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, बाद में स्वतंत्र हुआ था। शीत युद्ध के टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था आजाद।
हमारे भारत ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और जिसका समर्थन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 5 लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था, 5 देशों ने, जिसमें यूगोस्लाविया, घाना, इंडोनेशिया, भारत, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अब। महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ना पूछ लिया जाता है कि महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेटा, कोई भी अगर शक्तिशाली महाशक्ति है या देश है, कोई भी है, तो वो क्या करेगा? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए छोटे लोगों से भी तो मदद ले सकता है, छोटे देशों से भी मदद ले सकता है, या क्या करेगा? उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, महाशक्तियों ने क्या करा, जो छोटे छोटे देश थे, जो किसी ना किसी चीज से या किसी ना किसी संसाधन से महत्वपूर्ण थे, तो उसने उनको अपने गुट में शामिल कर लिया। तो इसीलिए उन्हें आवश्यकता पड़ी। उसके कुछ कारण थे कि किस लिए आवश्यकता पड़ी, क्यों महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ शामिल करना चाहती थी। तो इसका पहला पॉइंट तो ये था, महत्वपूर्ण संसाधन। जो छोटे देश थे, कुछ छोटे देश तेल और खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। किस किस के? एक तो तेल, क्योंकि जिन देशों में ये सब संसाधन होंगे बेटा, तो वो क्या होंगे? वो इस संपदा से धनी होंगे। तो जब ये सब चीजें इनके पास हैं, तो इससे क्या होगा? जो महाशक्तियां थी उन्हें इनसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा इन संसाधनों से, वो इन देशों से ले लेंगी। दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो कारण था, वो था, पहला हो गया महत्वपूर्ण संसाधन थे इनके पास, दूसरा हो गया भू क्षेत्र। तो ये जो छोटे देश थे, इनके पास बड़े बड़े भूमि क्षेत्र थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, जो जिसके माध्यम से क्या था कि महाशक्तियां जो थी हथियारों को और सेना को उसका संचालन कर सकती थी। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, रखने के लिए हथियारों को, ये भूमि क्षेत्र जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो संसाधन के लिए, दूसरा भूमि क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट हो गए। तीसरा था सैनिक ठिकाने। तो जहां से, सैनिक ठिकाने का मतलब होता है बेटा कि जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की क्या कर सकती थी? जासूसी कर सकती थी। ये रहा, एक दूसरे की जासूसी। जैसे अगर किसी दुश्मन पे या किसी दूसरी शक्ति पे या किसी भी लोग पर, देश पर हमें अगर नजर रखनी है, तो वो क्या करेंगे? एक ठिकाना तो ढूंढेंगे। तो ऐसे ही ये जो छोटे छोटे देश थे, महाशक्तियों ने इन्हें क्या कर लिया था? अपना अपना ठिकाना बना लिया था, ताकि वो दूसरी महाशक्ति पर नजर रख सके। ओके, चौथा पॉइंट था इसका आर्थिक सहायता। यानी जो छोटे छोटे जो देश थे, कुछ देश जो होंगे वो आर्थिक रूप से भी तो मदद देते होंगे। तो महाशक्तियों ने क्या करा कि जो छोटे देश थे वो उन्हें क्या करते थे? सैन्य खर्च करने के लिए भी आर्थिक सहायता देते थे, सेना पर खर्च करने के लिए। तो इसके 4 पॉइंट हो गए कि महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 4 कारणों से पड़ी। तो पहला हमने ये पढ़ लिया, पहला उनके पास क्या थे? छोटे देशों के पास महत्वपूर्ण संसाधन थे। दूसरा, उनके पास एक बड़ा भूमि क्षेत्र था हथियारों को रखने के लिए। और तीसरा क्या था? वो जासूसी करने के लिए उनके पास क्या थे? ठिकाने थे। और चौथा पॉइंट है हमारा, वो छोटे देश बड़े महाशक्तियों को आर्थिक सहायता देते। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी तरफ पढ़ते हैं। सीटो का पूरा नाम क्या है? सीटो एक संगठन है बेटा, तो इसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। नेक्स्ट, सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय संधि संगठन। सीटो और सेंटो। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या थी? अब सीमित से आपको पता चल रहा होगा, सीमित का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, यानी जिसमें कुछ लिमिटेशंस हो कि भाई इतना ही कर सकते हैं।
ठीक है। और परीक्षण का मतलब होता है कुछ भी नया करना, ठीक है। तो ये एक इस टाइप की संधि थी कि कोई भी, यह संधि कैसी थी, यह संधि जल, थल और वायुमंडल यानी जमीन पर, हवा में और पानी में कहीं पर भी कोई भी परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। मतलब जैसे कोई भी जो परमाणु हथियार होते हैं, हमारे शस्त्र होते हैं, उन पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई भी उन्हें अब बनाएगा नहीं, उन पे कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं करेगा। तो ये थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ली जाती है बेटा, इसे नोट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि क्या थी। परमाणु अप्रसार संधि क्या थी, है ना। तो ये क्या थी, इस संधि में क्या था बेटा, अप्रसार का मतलब होता है रोकना, प्रसार का मतलब होता है फैलाना और ए का मतलब होता है नहीं, जो नहीं फैलाना, ठीक है। तो इसे भी क्या करना था, इसका भी मतलब ये था कि रोकना। लेकिन किस तरीके से, इस संधि के मुताबिक वे परमाणु शक्ति संपन्न देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण किया हो। यानी कहने का मतलब जो शक्ति संपन्न देश थे जिन्होंने पहले, इससे पहले परमाणु हथियार बनाए थे और इस्तेमाल किए थे, सिर्फ वो देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं। इसके बाद किसी को भी परमाणु हथियार बनाने या खरीदने का, निर्माण करने का या इस्तेमाल करने का क्या था, करने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। अच्छा, इस संधि पर कब हुए थे, 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए इस संधि पर, जिसमें कई सारे देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अच्छा, 5 मार्च 1970 को यह संधि प्रणाली काफी प्रभावित हुई और फिर क्या हुआ, इसे आगे भी बढ़ा दिया गया कि आगे अब इसके बाद कोई भी देश क्या करेगा, परमाणु का प्रसार नहीं करेगा, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं करेगा। आगे चलते हैं। देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। देखिए बेटा, जो क्यूबा था, क्यूबा के मिसाइल संकट से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये एक कारण था शीत युद्ध के स्टार्ट होने का। क्यूबा मिसाइल संकट जो था शीत युद्ध का चरम बिंदु था। कहने का मतलब है ये नींव थी शीत युद्ध की, यहीं से स्टार्ट हुआ था। यह सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके मित्रों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष का कारण था, क्योंकि क्यूबा को लेकर ही इन लोगों में क्या, इन देशों में क्या चल रहा था, इन महाशक्तियों में क्या चल रहा था, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन चल रहा था, तनाव चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। अच्छा, नेक्स्ट, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा क्या है बेटा, द्वीप है, छोटा सा क्या है, द्वीप है ना। परंतु क्यूबा का जो झुकाव था ना, अब जैसे मान लो ये हमारा इधर हमारा क्या है, यह हमारा अमेरिका है और इधर हमारा ये क्या है, यूएसएसआर है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर ये क्यूबा है, ये जो एरिया यहाँ पर क्यूबा है ना। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, परंतु इसका जो झुकाव था ये था तो अमेरिका के द्वीप से लगा हुआ था, अमेरिका के तट से, लेकिन इसका जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ था, इसकी तरफ था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को आर्थिक सहायता देता था, है ना, तो उसका झुकाव तो उसकी तरफ होगा ही। सोवियत संघ के नेता, सेकंड पॉइंट है इसका, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब वो सोवियत संघ उसे सहायता देगा तो वो भी तो चाहेगा कि मेरा भी कुछ फायदा हो, तो उसने क्या किया कि इसे हम सैनिक अड्डा बना लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए 1962 में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी वहां पर। इसकी खबर अभी तक अमेरिका को नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हथियारों की तैनाती के कारण
अमेरिका निशाने की चपेट में आ गया। यानी इन्होंने क्या करा, जो ये क्यूबा था इसके थ्रू अमेरिका पर हमला करने की सोची। किसने? सोवियत संघ ने। ठीक है, और जो बीच में जो पॉइंट था वो क्या था? क्यूबा था, जिससे इन्हें आसानी हुई, जिसकी वजह से सोवियत संघ पहले के मुकाबले अब क्या कर सकता था? अमेरिका के ज्यादा हिस्से पर अपना आक्रमण कर सकता था, दबदबा बना सकता था। उसे आसानी हो गई किसके थ्रू? क्यूबा के थ्रू। बीच में मिल गया ना वो, उसे वहां जाने का उसे रास्ता भी मिल गया। परंतु जब 3 हफ्ते बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बोला कि क्यूबा में जो हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, उनको क्या करें? उनको हटा लें। किससे बोला? सोवियत संघ से बोला। किसने बोला? आदेश दिया अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने, और बोला कि जो आने वाले जो जहाज हैं उनको भी रोक दिया जाए। तो उस टाइम पर ये एक ऐसी स्थिति बनी रही जिसमें संभावना लग रही थी कि युद्ध की परिस्थिति सामने आने वाली है, और यह स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, ये आज यहाँ पर खत्म हो गया। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने वो इसमें ऐड कर ली। अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे, जो इसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।